Hello, friends. I once again welcome you in another session of Figures of Speech. Friends, as you know, इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच को, हाउ दे डिज़ाइन, हाउ दे गिव एडिशनल डायमेंशन टू डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स। लिटरेचर की बेसिक नॉलेज के लिए फ्रेंड्स इट इज़ अ मस्ट थिंग to understand these concepts, these related figures of speeches which are very important from a student point of view। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। दोस्तों आज जिस पहली स्पीच के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है एनेस्ट्रफी। देखिए एनेस्ट्रफी जो है ये एक और ग्रीक टर्म है। ज़्यादातर ये जो डिवाइसेस हैं दोस्तों, खासकर जो रेटोरिकल डिवाइसेस हैं वो पुराने ग्रीशियन और लैटिन प्रोसोडी से निकल कर आई हैं। जैसे हिंदी में भी जब हम अलंकारों की बात करते हैं, अधिकांश जो अलंकार हैं वो संस्कृत से लेकर आए हैं। ठीक इसी तरह से इनका भी यूज होता है। तो दोस्तों पहले हम समझते हैं कि एनेस्ट्रॉफी का मीनिंग। देखिए ये वापिस से एक ग्रीक टर्म है जिसका बेसिक मीनिंग होता है टर्निंग बैक। टर्निंग बैक एनेस्ट्रॉफी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसका स्ट्रक्चर रिवर्स सी की तरह होता है, टर्निंग बैक। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो और नाम से हम इसको जानते हैं। हालांकि देखिए अगर हम बिल्कुल फाइन डिफरेंस की बात करें तो एनेस्ट्रॉफी इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम बोथ इन्वर्जन विच इज रादर अ ग्रामेटिकल कैटेगरी एंड हाइपरबेटन। हाइपरबेटन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब इस टर्म के ऊपर आएंगे। एक बार हम बेसिक अपनी नॉलेज के लिए मान लेते हैं कि हाइपरबेटन इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन इट्स फंक्शन टू एनेस्ट्रॉफी। एनेस्ट्रॉफी और हाइपरबेटन का जो फंक्शन होता है लगभग लगभग एक सा होता है। तो दोस्तों होता क्या है, बहुत सिंपल सा इसमें एक फंक्शन है इसका। इट कंसिस्ट्स इन रिवर्सिंग, जैसा आप देख सकते हो, इट इज टर्निंग बैक, रिवर्सिंग द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ अ फ्रेज और क्लॉज। जो नॉर्मल ऑर्डर ग्रामर के अंदर हम देखते हैं उन चाहे क्लॉज का हो चाहे फ्रेज का हो, एक टिपिकल जो ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। उस ऑर्डर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। कैसे होती है दोस्तों, इस बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स, हालांकि बहुत सारे तरीके हैं एनेस्ट्रॉफी के अंदर इस रिवर्सल के। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे एक कॉमन जो फॉर्म होती है, एक कॉमन जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एडजेक्टिव और वर्ब प्लस नाउन। ये हम सभी जानते हैं। पॉजिटिव केस जो होता है या जिसको हम कहते हैं टिपिकल, बाद में आती है नाउन और नाउन से पहले उसका क्वालिफाइंग एडजेक्टिव आता है। अब पॉइंट क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है पहले नाउन को यूज और उसके बाद उसका एडजेक्टिव। ग्रामर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव के टाइम में। इनको हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जनरली आर के यूज है, लेकिन पॉइंट का पर्पस थोड़ा सा अलग होता है। खासकर मिल्टन की ये फेवरेट डिवाइसेस में से एक है जिनके अंदर वो हमेशा नाउन और नाउन के बाद उस एडजेक्टिव को रखते हैं। एक और तरीका हम देख लेते हैं। ये तो बात हुई फ्रेज की, जरा हम देखें क्लॉज के अंदर क्या हो सकता है। जनरली हम सभी जानते हैं एक टिपिकल और सिंपल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसकी बजाय एक राइटर क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट, इस ऑर्डर को कर सकता है। दोस्तों यहां मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, पैसिव में भी ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पैसिव में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट एक तरह से ऑप्शनल हो जाता है। यहां ये चीज अलग है, इसके अंदर डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को, वर्ब को और सब्जेक्ट को एज इट इज कर देते हैं। तो देख सकते हैं हम ये एक टाइप का इन्वर्जन है। इसका पर्पस भी हम इस फंक्शन का समझ लेते हैं कि ये एक ड्रामेटिक इफेक्ट करता है, क्रिएट करता है। कैसे करता है, हाँ, वी आर हैबिचुअल टू सी प्रॉपर नाउन का जो फ्रेज होता है उसमें एडजेक्टिव को पहले और नाउन को बाद में देखने के हैं। तो
जब ये रिवर्सल होता है, जब नाउन पहले आती है और एडजेक्टिव बाद में आता है, वी हैव टू गिव अ पॉज, हमें वहां रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक इसी तरह से और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिनको पढ़ते वक्त हम फेमिलियर फील करते हैं, अचानक एक प्रोसेस ऑफ, जिसको रशियन फॉर्मलिज्म में कहते हैं ना, डी फैमिलराइजेशन, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिटरेचर के लिखे जाने में, डी फैमिलियराइजेशन। जिन्होंने भी लिटरेरी थियरीज पढ़ी हैं वो इस टर्म को अच्छे से समझते हैं। ये जो एनेस्ट्रोफी है ये एक तरह का डी फैमिलियराइजेशन ही करती है। एडजेक्टिव एलिमेंट हाईलाइट हो जाता है और कई बार छोटा दूसरा फंक्शन भी होता है कि राइम स्कीम प्रॉपर सेट बैठ जाए। कई बार ऐसा होता है कि टिपिकल जो एंडिंग राइम है वो एडजेक्टिव पर हो रही होती है, तो एडजेक्टिव को हम बाद में रख देते हैं। चलिए, बेटर होगा कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझें। देखिए, पहला एग्जाम्पल एडगर एलन पो की वेरी पॉपुलर पोएम, काफ़ी अच्छी पोएम है। देखिए, वैसे भी अगर आप पोएम्स लाइक करते हैं पढ़ना, अगर आप एक रीडर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा, इस पोएम को आप जरूर पढ़िए। ब्यूटीफुली रिटन और रोमांटिक पोएम। इस पोएम के अंदर स्ट्रक्चर देखिए कैसे, डीप इनटू दैट डार्कनेस peering, long I stood there wondering, fearing। आप देख सकते हैं क्या किया गया है यहां पर। पियरिंग जो एक पार्टिसिपल है, जनरली इससे स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस, उसको कहां लगाया गया है, इस तरह से नाउन के बाद लगा दिया गया। होना क्या चाहिए था, पियरिंग डीप इनटू दैट डार्कनेस, आई स्टूड देयर लॉन्ग वंडरिंग एंड फियरिंग, दोनों ही चीजें कर दी। एडवर्ब को भी देखिए कैसे कर दिया गया, पहले यहां पर प्लेस कर दिया गया और साथ ही क्या किया गया, आई जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लगा दिया गया। ये चीजें जो होती हैं ये हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरह से पोएट जो है वो यूज कर रहा है इन चीजों को। होना चाहिए था नॉर्मल आई स्टूड देयर लॉन्ग, और ये एक्चुअल में आ गया है यहां पर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। अब यहां पर देखिए वापिस से क्या कर दिया, यहां पर ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट और सम, और ये हो गई आपकी वर्ब, ठीक है, और ये हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर क्या कर दिया गया, पहले आपके लगा दिया गया ऑब्जेक्ट को और बाद में आपके लगाया गया वर्ब को। इस चीज को आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक पॉइंट क्या करता है, एक ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट करता है। और इससे बेटर एग्जांपल आपको क्या मिलेगा, कुबला खान की जो ओपनिंग लाइंस हैं, इन ज़ानाडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। इससे बढ़िया एग्जांपल एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए डिक्री जो वर्ब है उसको क्या कर दिया गया है, लास्ट के अंदर सिचुएटेड कर दिया गया है। इन ज़ैनाडू जो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसको क्या कर दिया गया है, देखिए वर्ब और सब्जेक्ट होना बेसिक चाहिए था। पोएटिक लिबर्टी बोल सकते हैं दोस्तों हम इसको। एक पोएट जो है स्ट्रक्चर से लिबर्टी लेता है अपने हिसाब से म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, एक पर्टिकुलर रिदम क्रिएट करने के लिए, एलिमेंट पर एम्फेसाइज क्रिएट करने के लिए तरह तरह से वो डिवाइसेस का यूज करता है। एनेस्ट्रॉफी उन्हीं डिवाइसेस में से एक डिवाइस है। आई होप एनेस्ट्रॉफी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, और आज की हमारी दूसरी डिवाइस को हम डिस्कस करते हैं। ये डिवाइस है दोस्तों एंटी क्लाइमैक्स। ये इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप सभी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपने स्टडीज में इस टर्म को पढ़ा होगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो टर्म है ये कॉइन की गई थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। और देखिए एंटी क्लाइमैक्स जो है जो बिल्कुल एक रेटोरिकल डिवाइस है, क्योंकि इस डिवाइस का मेन पर्पज ही जो राइटर है उसका एक तरह से अटेंशन
अपने लिए अपने वर्ड्स के प्रति लेना होता है। एक और इसके लिए टर्म यूज की जाती है, वापिस से मैं जैसे मैंने एनएस ट्रॉफी में कहा था बैथोस, हालांकि इसको इक्विवेलेंट टर्म मानते हैं लेकिन एक फाइन डिफरेंस फिर भी है, हम डिस्कस करेंगे जब हम बैथोस पर आएंगे, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए। हाँ, एक बार आप आइडिया लगा सकते हो कि बैथोस को आप अप्लाई कर सकते हो एंटी क्लाइमैक्स में। देखिए एंटी क्लाइमैक्स थोड़ा सा आइडिया हम इसी से लगा ही सकते हैं ना कि क्या इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर फंक्शन होता होगा। चलिए बता भी देते हैं हम। इट कंसिस्ट्स इन सडन, अचानक क्या होता है, रिवर्सल होता है। किस चीज का रिवर्सल होगा दोस्तों? एन इंपॉर्टेंट आइडिया टू सम ट्रिवियल और ल्यूडिक्रस वन। एक थोड़ा सा पैराबोलिक ग्राफ बना लेते हैं हम, उससे आइडिया लगा लेते हैं हम। देखिए मान लीजिए जो राइटर है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के टेम्पो को लगातार ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है विद यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है एक्शन के लिए वो लगातार पीक पर पहुंच रही है। क्लासिकल लिटरेचर में इस पीक पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स बोलते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं, वेट करते हैं, समथिंग इंपॉर्टेंट विल हैपन नाउ, अब बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अचानक अगर वो चीज होती है हैपन, देन योर सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन इज जस्टिफाइड। आपको लगता है कि यस आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट इन द टेक्स्ट और इन अ मूवी आल्सो। मूवी में भी ये चीज होती है, जैसे लेट अस थिंक अबाउट सम स्पाई थ्रिलर और मे बी मर्डर मिस्ट्री। उसके अंदर क्या होता है, द फुट स्टेप्स वो दिखाए जाते हैं, डोर धीरे से अजार होता है, एक ड्रामेटिक म्यूजिक बजता है, एंड देन वी आर एबल टू विटनेस सम इंपॉर्टेंट इवेंट। ये क्लाइमैक्स है दोस्तों। अगर सोचिए इसकी बजाय जब वो लास्ट मोमेंट हो, वहां पर कुछ बहुत ही ट्रिवियल इनसिग्निफिकेंट जो आपकी एंटिसिपेशंस को बिल्कुल नकारा घोषित कर दे, तब ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। एक मुहावरा है हिंदी का, मैं आपको वैसे ही एग्जांपल से दे देता हूँ, शायद उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखें। खोदा पहाड़ निकली चुइयां, ये एक इस तरह की चीज है। क्लाइमैक्स पर जाकर अचानक एक फॉल आता है। ये फॉल रेजोल्यूशन डिनाउमेंट वाला नहीं है दोस्तों, ये फॉल है आपकी एक्सपेक्टेशन, आपके एंटिसिपेशन का खत्म होना, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स। देखिए इसका अपन ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि पर्पस क्या होता है। क्लाइमैक्स का तो पर्पस ऑब्वियसली ऑडियंस का, रीडर्स का इंटरेस्ट को क्रिएट करना होता है। जो इसका पर्पस होता है दोस्तों, वो पर्पस होता है टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट विच इज कॉन्ट्रेरी टू द रीडर्स एक्सपेक्टेशन। देखिए राइटर भी जानता है कि रीडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे कुछ मोमेंटस करने के लिए, अगर वो जानबूझ के इंटेंशनली उन एक्सपेक्टेशंस को खत्म करे तो ऑब्वियसली उसका उसके पीछे एक पर्पस है। इट इज अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स इन विच एक्सपेक्टेशंस आर टेकन टू द पीक। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बिल्कुल उसका रिवर्स है। और इसका जो इफेक्ट होगा ऑब्वियसली क्या होगा, कभी कभी कॉमिक होगा, लेकिन मोस्टली जो राइटर का पर्पस होता है वो पर्पस क्या होता है, इसको सटायरिकल क्रिएट करना। I am not very much, we can say, savvy with this pen, so please pardon these random movements and let us try to focus on this thing. Satiric इसका पर्पस होता है, इसके द्वारा एक्चुअली में जक्स्टापोज किया जाता है किसी ग्रैंड सेटिंग का किसी ट्रिवियल चीज के साथ। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें, आप खुद भी सोचें तो और भी बेटर होगा। एक एग्जाम्पल तो देखिए बनता ही है, रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का 18th सेंचुरी का एक क्लासिकल मॉक एपिक है। टर्म ही जैसे मॉक एपिक बता रहा है, इसकी सेटिंग और इसके जो एक्शन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को क्रिएट करने के लिए एंटी क्लाइमैक्स से बेटर डिवाइस क्या हो सकती है। देखिए हेयर द ग्रेट एना, एना हेयर रेफर्स टू क्वीन, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एनी, whom three realms obey, does sometimes counsel take। यहां तक three realms obey बताया जा रहा है उनका स्टेचर। समटाइम्स काउंसल टेक, मीटिंग, सीरियस मीटिंग्स होती है, एंड समटाइम्स टी। देखिए एक छोटी सी हट के बात कर लेते हैं, ओबे एंड टी। एक हीरोइक कपलेट में मान के चलते हैं कि दोनों लाइंस जो हैं वो राइम करनी चाहिए, यहां पर कर नहीं रही है। इसका साउंड आ रहा है ओबे, इसका आ रहा है टी,
कुछ जन इसको टे भी बोलते थे, लेकिन एक्चुअली में इट इज एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स राइम। फॉल्स राइम या आई राइम इसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट these two words are rhyming because of their morphological structure, but actually प्रोनाउंसिएशन वाइज दे डोंट राइम। चलिए तो हम राइम सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले अलेक्जेंडर पोप ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन स्टेचर को हाई करते हैं और उसके बाद अचानक वो एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही हम कह सकते हैं डेकोरेटिव ड्राइंग रूम एलिमेंट पर लेकर आ जाते हैं। हेनरी फील्डिंग वो भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी टॉम थम नाम से ये जो एक तरह की ट्रेवेस्टी पैरोडी लिखी है। Whence flow those tears fast down thy blubbered cheeks? Flow देखिए एक तरह का हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है। अब कंपैरिजन देखिए, सिमिली देखिए, लाइक अ swollen gutter gushing through the streets। पहले आपका अचानक एक्सपेक्टेशन कि किसी सॉरो से रिलेटेड या अगर कंपैरिजन भी होगा तो पता नहीं कौन सा हेवन मूव होगा, जैसे जनरली जॉन डन करते हैं कि पूरा ग्लोब जो है, पूरा जियोग्राफिकल रीजन्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं मेरे टीयर्स से, पूरे वर्ल्ड जो है वो डाउन हो जाते हैं। और यहाँ पर कंपैरिजन किससे किया जाता है? गटर, स्वॉलन गटर से गशिंग थ्रू द स्ट्रीट्स। एक और लूंगा एग्जाम्पल, ये टिपिकल एग्जाम्पल आपको दिखाएगा प्रोज में कितना इफेक्टिव होता है एंटी क्लाइमेक्स का यूज। इन मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस आई साइज अप द सिचुएशन इन अ फ्लैश, फर्स्ट स्टेप, सेट अप माई टीथ, सेकेंड स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट माई मसल्स, थर्ड स्टेप, take a firm grip on myself, fourth step, and without a tremor, now we are almost on the peak, we are expecting the writer will say something very unusual, something which is suitable to the situation, but what he says, always do the wrong thing. Look how crashed are our expectations. G.B. Shaw, who is a master of satire, he write these things, he writes such things. देखिए ये जो बेसिक क्वालिटी एंटी क्लाइमैक्स की किस तरह से क्रिएट होता है ड्रामेटिक इफेक्ट, और किस तरह से हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो खत्म होता है, इट मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट रेटोरिक डिवाइस। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के दो डिवाइस। आई होप यू आर गेटिंग देम। बहुत सारे आप लोगों ने ऑलरेडी ये जानते होंगे। माय बेसिक पर्पस इज टू मेक देम मोर क्लियर। कई बार क्या होता है कुछ डिवाइसेस के बीच में कंफ्यूजन रहता है। आई होप कि इफ यू फॉलो दीज लेसन्स देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फाइन डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज फिगर्स ऑफ स्पीच एंड वुड बी एबल टू एंटरटेन एंड रीड लिटरेचर विद मोर इंटरेस्ट। दोस्तों आज का हमारा लेसन इतना ही। आई ऑलवेज आस्क यू इन माई हम्बल कैपेसिटी टू कीप वॉचिंग दीज एंड गिव रेटिंग्स ऑल्सो। टेल मी what you find good and what you find poor about these videos so that we can improve the quality of these videos, and you can always find me at Lit eCity. This is YouTube channel for all English literature, and maybe we can expand it as English lovers. So I once again thank you for your support. Thank you friends.